नाज़रीन, आगाज में अगर हम बात करें आज की, तो एनसीओसी के जो इजलास हुआ उसके अंदर कोविड के हवाले से सूरत हाल पे काफी ज्यादा तशवीश का इजहार किया गया है और इस बात का इंदिया दे दिया गया है कि अगर एसओपीज पर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद लोग नहीं करते हैं, अगर एसओपीज को ख्याल नहीं रखा जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो सूरत हाल इस वक्त भारत में है कोविड के हवाले से वो पाकिस्तान में पैदा हो जाए, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सख्त इकदाम किए हैं। गो के अब भी मुकम्मल जो लॉकडाउन है शहरों में उसका निफाज नहीं किया गया, लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी रही और केसेस बढ़ते रहे तो हुकूमत की तरफ से वजीर आजम ने आज जिस तरीके से बात की, आइंदा आने वाले दिनों में सीवियर लॉकडाउन की तरफ भी जाया जा सकता है। तो कोशिश यही हम करेंगे और करनी भी चाहिए कि इस कोविड को शिकस्त देने के लिए एसओपीज का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि यही वो एहतियाती तदाबीर है जिससे बचकर जिस पर अमल करके हम बच सकते हैं। सियासी तौर के ऊपर अगर हम बात करें तो अहम डेवलपमेंट हुई है। आज शहबाज शरीफ साहब की कोट लखपत जेल से रिहाई हुई है। ये रिहाई इससे पहले हो जानी थी, लेकिन चूंकि जजेस के दस्तखत की वजह से और फिर रेफरल जज के तरफ मामला चला गया, उसके बाद आज उनकी रिहाई हुई है। काफी ज्यादा कारकुनान को शहबाज शरीफ साहब ने मना किया कि वो कोविड का ख्याल रखते हुए ना आए, लेकिन काफी जो सीनियर रहनुमा थे वो जरूर मौजूद थे। फूलों की पत्तियां भी निशावर की गई, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सवालात ये भी जन्म ले रहे हैं कि एक तरफ जहां पे पीडीएम का मामला रहा है और जिस तरीके से हमने पीडीएम का सिलसिला देखा, जिस तरीके से दरार पड़ी पीडीएम के अंदर, जिस तरीके से पीडीएम की मौजूदगी के अंदर जो है वो मरियम नवाज साहबा की जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स रही है, जिस तरीके से नून का जो एग्रेसिव स्टांस रहा है, अब इसमें दरार पड़ जाने के बाद जब शहबाज शरीफ हैं जो कि अपोजिशन लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी हैं नेशनल असेंबली के अंदर, उनके आ जाने के बाद पीडीएम का मामला कहां तक जाएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीडीएम और जो पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जो दीगर जमातें रही हैं जिनमें मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस उसके हवाले से और मौलाना फजलुर रहमान, तो पीडीएम के मुस्तकबल के हवाले से क्या मामलात रहेंगे? शहबाज शरीफ साहब जो है क्या वो भी एग्रेसिव सियासत ही खेलेंगे आके? मरियम नवाज साहबा जो है वो शहबाज साहब के साथ या उनके पीछे खड़ी होंगी सारे मामले के अंदर? पॉलिसीज क्या चलेंगी और आगे चल के गवर्नमेंट को क्या वाकई पीडीएम टफ टाइम दे सकेंगी? शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई है वो कितना इफेक्ट डालेगी? इस सब पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मेरे साथ मौजूद होंगे रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून अली गौहर बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया बलोच साहब। और इसी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शर्मिला फारूकी साहबा मेरे साथ होंगी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सेनेटर ओन अब्बास साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। शहबाज शरीफ साहब की रिहाई 7 माह बाद, यानी फिरदौस आशिक अवान और हुकूमती जो मुशीर हैं, जो तर्जुमान हैं, उनकी तो हम बातें और उनके जो कमेंट्स हैं वो तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ की जो रिहाई है हुकूमत के लिए क्या किसी तौर पे कोई परेशान कुन सूरत हाल हो सकती है आगे चल के, या मामला जो है वो फ्रेंडली अपोजिशन के तौर पे चलेंगे? देखिए भाई साहब, शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के हवाले से मेरा थोड़ा स्टांस थोड़ा डिफरेंट है। पहले तो अगर किसी शख्स को अगर कहीं से कोई बेल मिल जाती है तो इसका ये मकसद बिल्कुल नहीं है वो बेगुनाह है। मकसद ये था कि अगर आप जस्टिस असद जावेद साहब का वो जो डिसेंटिंग नोट था जो कि 14 सफ़हात में मुश्तमिल था, अगर उसको गौर से पढ़ा जाए तो ये चीज बड़े रोशे यहाँ के साथ जो क्लियर हो जाएगी कि उनपे जो एलिगेशन है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर के थे। इशू सिर्फ ये बना था कि ट्रायल कोर्ट जो है ना वो मुकर्रर नहीं हो सका और अदालत का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि क्योंकि अभी इस पे 8 से 10 महीने लग सकते हैं इन इल्जामात को साबित होने में, तो तब तक इनको जो है ना वो बेल पे रिहा कर दिया जाए। लेकिन अगर जो उन पे इल्जामात हैं उसकी नौयत को अगर जांचा परखा जाए तो यकीन जानिए एक दफा तो आपको यूजुअल स्टंट के हुआ क्या है। मैं सिर्फ उस नोट के ना थोड़ा सा अगर आप इजाजत दे तो पढ़ के बता दूं कि उसमें जो उनके पर एलिगेशन था कि शहबाज शरीफ साहब ने 1990 में जब सियासत शुरू की थी तो उनके टोटल असासे उनके बच्चों की फैमिली के वो 21 लाख रुपए थे, और जब वो सियासत का इख्तिताम कर रहे हैं 2018 में जब आखिरी दफा चीफ मिनिस्टर के तौर पर रिटायर हुए तो उनके असासों उनकी फैमिली के जो असासे थे। आप समझते हैं सियासत का इख्तिताम हो रहा है शहबाज शरीफ साहब? जी जी, मेरे ख्याल जब आखिरी वज़ारत आला का इख्तिताम था, सियासत तो खैर उनकी चमकती रहेगी, लेकिन सियासत में जब वज़ारत आला का इख्तिताम हुआ तो उनके जो टोटल असासे फैमिली के थे वो 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख रुपए थे। और उस पे जो एलिगेशन था कि आपके पास जो असासे हैं इसके जराए आपके पास नहीं है। ठीक है, एसेट बियॉन्ड मींस का मामला असासों में से मैं थोड़ा सा सर इस पे अगर फिर सब क्लियर कर दूं, उन्होंने कहा कि इसमें से 3.8 अरब की ना टोटल कोई 350 के करीब टीटियां जो है ना वो आपके फैमिली के अकाउंट्स में आई थी, जो कि जाली अकाउंट्स में आई थी। और उस पर उन्होंने स्टार्ट किया नुसरत शहबाज से कि उनके अकाउंट में 30 करोड़ रुपए पड़े हुए उनके असासे, और उसमें से 14 करोड़ 70 लाख के उनके अकाउंट में 26 टीटियां आई। हमजा शहबाज का उन्होंने कहा कि 2001 में हमजा शहबाज की टोटल जायदाद 1 करोड़ 80 लाख रुपए थी, आज वो 53 करोड़ के मालिक हैं, जिसमें से 18 करोड़ जो है वो फेक टीटियां
23 फेक टीटी अकाउंट, और सबसे जो अमाउंट जो बड़ी आई थी वो सलमान शहबाज के अकाउंट में आई। उनकी टोटल जो जायदाद थी 2003 में जब वो बालिग हुए थे वो 20 लाख रुपए, जब उनको वालिद ने सियासत में उतारा तो 20 लाख के मालिक थे। आज 2018 में जो डिक्लेयर कर रहे हैं 2.2 अरब के मालिक हैं, और उसमें 6 अरब इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं बैंक को समझता हूं। राइट, TT लेकिन का मकसद सवाल, होता है कि लेकिन आप करप्शन से और काले धन से पैसा बनाएं। असल में ऑन साहब एक मेरा क्वेश्चन है जो मैं आज आपसे भी करना चाहता हूं। सारी चीजें मैंने मान लिया, तमाम चीजें हैं, मैंने मान लिया नून लीग के बाकी मामलात के ऊपर जो केसेस है, चीजें सब कुछ हैं। इतना संगीन नौयत का अगर मामला है तो जो बेल्स मिल रही हैं, जो मुख्तलिफ केसेस में जो रिहाइयां हो रही हैं, माना कि बेल मिलने का मतलब बेगुनाही नहीं है, लेकिन बेल मिल रही है, अगर इतने इतने मामलात संगीन है तो ये तो बेल मिलनी नहीं चाहिए थी अगर इतना ही संगीन मामला है। अब उजैर बलोच को भी बेल मिली है आज से 2 हफ्ते पहले जी, और आखिरी जो केस था ना वो था कि उसने पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग की थी, लेकिन जो गवाह था वो मुनहरफ हो गया, इससे वो बेगुनाह साबित नहीं होता, नंबर 1। दूसरा है कि सिस्टम के फेलियर्स जो सिस्टम में फ्लॉज हैं पड़े। अब इस केस में जो शहबाज शरीफ साहब का केस था उसमें ट्रायल कोर्ट जो मुकर्रर होने, आपको पता है कि जब नैब किसी के खिलाफ केस बनाता है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका ट्रायल कोर्ट बनता है। ठीक है, मैं आउन साहब आपकी इस बात को, आपकी बात, आपका पॉइंट आ गया। प्रोसिक्यूशन में कोई कमी बेशी आ रही तो सिस्टम का फ्लॉ, राइट, मैं वो चीजें उस पे साबित है, वो तो अपनी जगह मौजूद है, टीटीओ से वो तोड़ नहीं सकते। आपका पॉइंट आ गया। मैं शर्मिला फारूकी साहबा, आपने बात सुनी सेनेटर रोहन अब्बास साहब की, जहां पे बात हो रही है शहबाज शरीफ साहब की, बड़ा संगीन मामला है इस चीज के अंदर। उन्होंने उजैर बलोच का तस्करा किया, जनाब उनको भी, उनकी भी बेल हो रही है, लेकिन बात ये यहाँ पे कि खुर्शीद शाह साहब को क्यों नहीं फिर रिहाई मिल पा रही है? जी बहुत शुक्रिया फरीद साहब। देखिए बात यह है कि ये तमाम जो मामलात हैं अदालतों की ज़ेर बहस में हैं, और किस पे क्या इल्ज़ाम है क्या नहीं है ये तो अदालत फैसला करेगी कि आया वो कसूरवार है, गुनहगार है, या उसको बाइज्जत बरी करना है। जहां तक जमानत मिलने का ताल्लुक है तो देखिए ये हमारे पाकिस्तान पीनल कोड और क्रिमिनल CRPC के अंदर भी है कि अगर मुकदमा नहीं चल पाता किसी वजह से और एक सर्टेन टाइम गुजर जाता है तो उस शख्स को आप बेगुनाही में जेल में नहीं रख सकते। ही इज एंटाइटल्ड टू बेल। सारी उम्र तो किसी को कैद में नहीं रख सकते ना, मुकदमा भी ना चलाएं और कैद में रखें। तो शहबाज शरीफ साहब की किन महरकात के ऊपर जमानत हुई है ये तो ऑर्डर में देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि खुर्शीद शाह साहब की जमानत क्यों नहीं हो रही जबकि दीगर लोगों की जमानत हो रही है, ये भी एक बड़ा तशवीशनाक मामला है। बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तो ये बात कही जाती रही है कि जब बाकी लोगों की जमानतें हो रही तो फिर खुर्शीद शाह साहब को भी जमानत देनी चाहिए। बिल्कुल, उनको 2 साल हो गए और उनकी जमानत जो है कई मर्तबा जो है रिजेक्ट की गई है सखर कोर्ट में। सूनर और लेटर उनकी भी जमानत हो जानी चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन देखिए बात यह है कि ये कहना कि कोई कसूरवार है कि नहीं, ये आप और मैं फैसला नहीं कर सकते। वेरी ट्रू। तक नैब की कारकर्दगी है या दीगर इन्वेस्टिगेटिंग इदारों की कारकर्दगी है, उसके ऊपर हम बिल्कुल तबसरा कर सकते हैं कि बगैर मुकदमा चलाए आप सबसे पहले जेल में बंद कर देते हैं। मुकदमा तो फिर जब चलता है या नहीं चलता या जो भी होता है, राना सनाउल्लाह का केस आप ले लीजिए कि उनको किस मुकदमे के अंदर अंदर जेल में बंद किया, किस किस्म का मुकदमा निकला, क्या बना। आसिफ अली जरदारी साहब ने बेगुनाही में 11.5 साल जेल काटी और फिर जाके वो बाइज्जत बरी हुए। तो ये जो कैद के अंदर जो लोग वक्त गुजार रहे हैं, ये इनकी जिंदगी के जो लम्हात हैं ये कौन वापस करेगा? कोई किसी के ऊपर कोई बास पुरुष नहीं है, किसी से कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है, किसी से कोई पूछता नहीं है। ये मामला ठीक होने चाहिए। आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो रिहाई इस वक्त है जमानत के ऊपर है वो एक खुशाइंद बात है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि एक अरसे से 7 माह हो गए थे उनको जो है वो कस्टडी में, जेल कस्टडी में। देखिए शहबाज शरीफ साहब को तो बहुत जल्दी बेल मिल गई है, मतलब 6-7 माह में बेल मिल जाना ये बड़ी बात है। अच्छा। आपको बताया ना खुर्शीद शाह साहब को ऑलमोस्ट 2 साल होने को आ रहे हैं और उनको बेल नहीं मिली, जबकि उनके ऊपर तो बहुत ही मामूली नौयत का मुकदमा है। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर तो काफी मेजर नौयत का मुकदमा है। लेकिन बहरहाल ये अदालतों के फैसले होते हैं, उस पर हम क्या तबसरा कर सकते हैं। हम यही कह सकते हैं कि जी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, जस्टिस शुड बी सीन टू बी डिलीवर्ड। राइट। किसी गुनाही में कैद में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मैं अली गौर बलोच साहब आपकी तरफ आता हूँ जरा सा। एक तरफ जो है वो बात है यहाँ पे कि रिहाई, फिर चीजें चले, शहबाज साहब भी रिहा हो गए, जमानत पे ही सही चले, लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी को इस चीज के ऊपर है कि खुर्शीद शाह साहब जो है वो 2 साल हो गए लेकिन अब तक वो उस तरीके से
نہیں مل سکی. ایک طرف شہباز شریف صاحب کی ضمانت پر رہائی ہوتی ہے اور دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب کی جو اثاثات جات ہیں ان کو فروخت کرنے کے حوالے سے احکامات آ جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رئیس صاحب. میں نے شرمیلا صاحبہ کی باتیں بھی سنی ہیں اور سینیٹر صاحب بھی اون صاحب بھی بات کر رہے تھے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم تو ڈے ون سے کہتے ہیں، بلکہ ہم نہیں کہتے، یہ تو ایک روضہ روشن کی طرح یہ بات ہے اور سپریم کورٹ کی بڑی کلیئرلی اس پہ ججمنٹس آئی ہوئی ہیں کہ نیب ایک وکٹمائزیشن کا ادارہ ہے. نیب کو طاقت کے ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. نیب کو پارٹیاں بنانے اور توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نیب کو لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ وہ تمام باتیں جو میں نہیں کر رہا، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے خواجہ سعد رفیق کی بیل کے کیس میں جو ہمارے محترم جج صاحب ہیں انہوں نے یہ ساری دی. دیکھیں یہی تو ہمارے ملک کا المیہ ہے کہ ہم احتساب کے نام پر انتقام کر رہے ہیں. ہم نے آر ٹی ایس سسٹم بند کر کے ایک ایسے بندے کو برجمان کر دیا، ایک ایسے بندے وہ ملک کی تقدیر کے اوپر بٹھا دیا جو پورے پاکستان کی عوام کا نمائندہ ہی نہیں ہے. جو ان کے پارلیمنٹیرین ہیں وہ پراپر ووٹ لے کر نہیں، ووٹ چھین کر آئے ہیں، ووٹ چرا کر آئے ہیں. اور اس ووٹ چرانے کے بعد ان کی پنجاب میں اور ادھر مرکز میں اور دیگر ان کی حکومتیں بنی. اور ہمارے اس موقف کی بھی تائید کہ یہ ووٹ چرا کر آئے ہیں، اس کی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکا کے فیصلے میں کر دیا. اور اس کے بعد نیازی صاحب کے ہاتھ میں جو سرٹیفکیٹ پکڑایا، سرٹیفائیڈ سرٹیفکیٹ کہ آپ ووٹ چور ہیں، آپ ڈبہ چور ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسکا کے کیس میں پکڑایا کہ واقعی جو نون لیگ کا موقف تھا وہ درست تھا. آپ چوری اور ڈکیٹی ووٹوں کی کرتے ہوئے سیالکوٹ ڈسٹرکٹ ڈسکا کے مقام پر پکڑے گئے. لیکن ہم ذرا تھوڑا آگے چلتے ہیں. اس کے اوپر تو چلے آپ کی پارٹی کا سٹانس ایک ہے اور ایک جو بھی ہے یہ آپ 5 سال تک پورے جب تک 5 سال نہیں ہوں گے آپ اسی چیز کو جو ہے وہ آپ کرتے رہیں گے، اپنی پارٹی کا نیریٹو دیتے رہیں گے. لیکن میرا سوال یہاں پہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد جو پی ڈی ایم کا معاملہ ہے اور جو چیز ہے، کیا اب بھی ہمیں وہی اگریسو سیاست نظر آئے گی جو مریم بی بی کر رہی تھی؟ دیکھیں بالکل میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر بتا دوں. یہ پچھلے 30 سالوں سے یہ ہم باتیں سن رہے ہیں. شریف فیملی میں دراڑیں پڑ گئیں، شریف فیملی کے بیانیے ایک ہیں. اگر شریف فیملی کا بیانیہ مختلف ہوتا، نواز شریف کا اور شہباز شریف کا، تو شہباز شریف صاحب 2 دفعہ جیل نہ جاتے. حمزہ شہباز جو ہے وہ کینسر سروائیور ہے، لیکن اس کے باوجود ان بے رحم لوگوں کو کہوں گا نا، چونکہ عدالتوں کا تو اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت بڑا، عدالتوں سے تو پھر آ جا کے رو پٹ کے کہیں سے بیل مل جاتی ہے. یہ تو وہ نیب کے ادارے ہیں. مجھے بتائیں کہ ظلم کی انتہا ہے. 90 دن کا ریمانڈ. شہباز شریف صاحب پہلے جیل میں نہیں گئے تھے. جب جیل میں تھے اس وقت آپ کو یہ کیسز یاد نہیں آئے. جب ان کی بیل ہو کے باہر آ گئے تو پھر آپ نے سینیٹر صاحب کہہ رہے بڑے سنگین نوعیت کے کیسز ہیں، اثاثہ جات کی جو بھی کیسے آپ نے جو بھی، میں رئیس صاحب آپ کو کہہ دوں کہ آپ پورا پاکستان لوٹ کے کھا گئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ پاکستان لوٹ کے کھا گئے. الزامات ہیں نا، ایسے تو ان الزامات کو بڑے الزامات. لیکن بات تو یہ ہے کہ میں اسی چیز کے اوپر آؤں گا ذرا سا. سینیٹر صاحب میں آپ سے پوچھوں گا، میری ایک گزارش پوری مکمل ہے. دیکھیں الزامات تو آپ جتنے مرضی بڑے لگا لیں، الزام کی بات نہیں ہے. اس وقت افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے نوچ رہے ہیں، چاہے وہ چینی کا سکینڈل ہو، چاہے وہ آٹے کا سکینڈل ہو، چاہے وہ عامر کیانی ادویات لوٹنے کا سکینڈل ہو، چاہے عمران خان نیازی کی ہمشیرہ کی سلائی مشینوں کا سکینڈل ہو، وہ بھی تو احساسوں کی بات ہے نا. اور بات کو میں سمیٹتے ہوئے کہ جو وہ فورن فنڈنگ کیس ہے جو کہ اتنے سال تک انہوں نے سٹے آرڈر پہ لٹکایا اور اب بھی اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ سلو ہو رہی ہیں، اس میں بھی ان کے اکاؤنٹس، اور وہ تو ان کا گھر کا بیدی. چلے میں اس چیز کے اوپر لے لیتا ہوں. سینیٹر صاحب آپ نے جو بات سنی ہے نا، میں آپ سے اسی بات کے اوپر، ایک تو ان کا الیگیشن یہ ہے کہ آپ لوٹ کر کھا گئے ساری، چاہے وہ شوگر کا ہو، چاہے وہ آٹا ہو، چاہے وہ میڈیسنز ہو. اور دوسری چیز انہوں نے یہ والی بات کی ہے کہ آپ نے اس چیز کو جس طرح سے مینڈیٹ کی چوری کی بات ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتا ہوں تو پھر میں آپ کی طرف ہی آتا ہوں اور اسی چیز کے اوپر کہ اگر سنگین نوعیت کے کیسز ہیں، اگر اتنے ہی سنگین نوعیت کے کیسز ہیں تو پھر اب تک سزا کیوں نہیں ہو رہی ہے ان تمام چیزوں کے اوپر. ایک کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سینیٹر اونا باسا، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے جو بات سنی علی گوہر بلوچ صاحب کی، جو ایلیگیشنز ہیں، اور وہ یہ کہ تمام تر معاملات، تمام مافیا، تمام چیزیں انہی آپ ہی کی حکومت کے اندر ہے ساری چیزیں، لیکن کوئی اب تک ان کے خلاف کارروائی نہیں. دوسری بات، اگر کیسز اتنے سنگین ہیں تو
تو سر سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کیسز اتنے سنگین ہیں تو ضمانت پر رہی کیسے پھر؟ میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو علی بلوچ صاحب کہ پاکستان کو بنے 70 سال ہو چکے ہیں جی. باچا خان کی چوتھی نسل اس وقت سیاست میں ہے جی. بھٹو صاحب کی تیسری نسل سیاست میں آ چکی ہے. میاں نواز شریف کی تقریباً تیسری نسل تیار ہو چکی ہے سیاست میں آنے کے لیے, اور مفتی محمود صاحب کی بھی تیسری نسل تیار ہے, اور پرائم منسٹر عمران خان جو سارا کھا پی گیا ان کو, ہاں جی, پورے پاکستان کو کھا پی کے لوٹ گیا. کمال کر دیا, ہمیں سیاست میں آئے دوسرا سال ہے اور 70 سال جس طریقے سے انہوں نے نوچا ہے, کمال ہے. ویسے ان کی یہ وہ میڈیسن کی بات کرتے ہیں ویسے اور صاحب, یہ میڈیسن والا معاملے کے اوپر بڑا ریفر کرتے ہیں, اس پہ چینی کے معاملے پہ بڑا اس وقت چیز ہے. میں بتاتا ہوں تو وہ ذرا اس کے اوپر سننا چاہتے ہیں کہ اس کا بتائیں کہ اس کا ہو کیا رہا ہے. اس پہ بلوچ صاحب سے پوچھیں نا کہ رمضان شوگر مل میں کس کے کتنے حصے ہیں جی, العربیہ شوگر مل کس کی ہے. اگر پیپلز پارٹی سے پوچھیں تو اومنی شوگر مل کا پوچھیں کہ سندھ میں جتنی گنا آتا ہے, آدھے سے زیادہ زرداری صاحب کی جتنی پولیس والی گاڑی ہیں وہ ٹرالیوں کے منہ موڑ دیتے ہیں کہ اس شوگر میں مال جائے گا کیونکہ یہاں پہ پیسے ملے نہ ملے, گنا سارا یہاں جائے گا. کیا بات کر رہے ہیں. ہم میں سے کسی نے آج تک یہ پروف کیا ہے کہ ہم یہاں پہ کاروبار, سیاست میں کاروبار کرنے کے لیے, ان کی تو لیگیسیز بن چکی ہیں. میں ابھی جو شہباز شریف صاحب کے کھاتے کھول کے بیٹھا تھا, صرف ایک بتاتے تو ایک جی این سی نامی ایک کمپنی بنائی, جعلی کمپنی, اس میں 1.8 ارب کے پیسے ٹرانزیکشن جو ہے نا کر کے دے دی. اون صاحب میرا صرف ایک سوال ہے, صرف ایک سوال. آپ نے ابھی وہ گنے والی بات کی, آپ نے کہ زرداری صاحب کی طرف سارا چلا جاتا ہے چیزیں, چاہے کوئی بھی ہو, آپ نام لیں چیزیں, وہی والی بات ہے. ایلیگیشن لگانا تو چلے بہت آسان ہے, اگر یہ سب کچھ ہو بھی رہا ہے تو وہ کاروائی ہوتے ہوئے بھی تو نظر آنی چاہیے نا, وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ پتہ ہے کیا, انہوں نے مل کے نا سسٹم کو اتنا ایک فلا کر دیا. میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. اس میں التوفیق ٹرسٹ اور حدیبیہ پیپر مل کا فیصلہ ہوا تھا جس میں شہباز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا. اس میں نااہل کرانے انہوں نے جا کے سٹے لے لیا تھا. جب نیب کو کہا نا کہ جی اپیل کرے سپریم کورٹ نے, تو رحمان ملک صاحب نے جو وہاں پہ جو پروسیکیوٹر جنرل تھے نیب کے, انہوں نے کہا جی رسپونڈ نہیں کرنا, وہ کیس ختم ہو گیا تھا. 5 سال اسی سٹے آرڈر پہ شہباز شریف صاحب نے حکومت چلائی. ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا اتنا زبردست تھا کہ ابھی یہ پچھلے 15 سال سے اکٹھے حکومت, یعنی کہ اگر کوئی اسلام آباد میں ہوتا تھا, کوئی لاہور میں بیٹھا تھا, اگر اتنی نیب بری لگتی تو لاز کو چینج کر لیتے نا, نیب کے ڈراکونین لاز کو تبدیل کر کے نئے لے آتے, لاز نئے بنا لیتے. اب سسٹم اتنا ہے کہ جب ہم لاز چینج کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہم نے کہا اس طرح کرتے ہیں, فیٹف کے اوپر کرتے ہیں, اور فیٹف میں ایک کلاز یہ تھا کہ جو منی لانڈرنگ کے تھرو جو پیسے آئیں گے کسی سیاستدان کے اکاؤنٹ میں, جو پیسے چوری کر کے ٹی ٹی کے تھرو آئے گا, اس کو سیاست کی اجازت نہیں ملے گی. انہوں نے ہڑبول مچا دی, وہ کاغذ پھینکنے شروع کر دیے. اس طرح کرو, پہلے جو ہے نا پروڈکشن آرڈر ایشو کرو, شہباز شریف صاحب کو ٹھیک ہے, چلے آپ کی اس بات کو میں شرمیلا صاحبہ سے جواب لے لیتا ہوں. اس چیز فیلئر سسٹم کا ایک صرف سسٹم کا فیلئر اتنا ایک زبردست کلاؤٹ بنا دیا ہے جس کو توڑنے میں ہم اکیلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کی اپنی ذاتیات کے ایشوز ہیں, ان کی لیڈرشپ کے اپنے ایشوز اتنے کمپلیکیٹڈ. شرمیلا صاحبہ, ذاتیات کے اوپر ایک کلاؤٹ بنا لیا ہے, ایک کارٹل بنا لیا ہے پورا کا پورا, اور یہ موجودہ گورنمنٹ اب اس کے سامنے اگر کام کرنا بھی چاہتی ہے تو وہ اس چیز کو ایکسپوز نہیں کر سکتی, منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکتی اسے. دیکھیے, یہ انفارچونیٹلی اس حکومت کا ایک ہی نیریٹو رہا ہے, بیانیہ یہ رہا ہے کہ صرف اپوزیشن کے لوگوں کی لعنت ملامت کرو, ان پہ مقدمات بناؤ, ان کو جیلوں میں ڈالو, تاکہ کوئی ان کے حوالے سے آواز اٹھانے کے قابل نہ رہے, اپنے ہی معاملات میں الجھے رہیں. کوئی جو نااہلی ہے اور جو انکمپٹنس ہے اس کے اوپر کوئی نشاندہی نہ کر سکے. آپ دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر کو جیل کے اندر ڈال دینا, آصف علی زرداری صاحب کو جیل میں ڈال دینا, پھر باقی تمام رہنماؤں پہ جو اسمبلی میں بولتا ہے اس کو سب کے اوپر انہوں نے. لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ نیب کا اثر, نیب کے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہے, نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ خود کام کر رہا ہے سارا کا سارا. کہ یہ حقیقت ہو, لیکن اس وقت جو تاثر جا رہا ہے وہ یہی جا رہا ہے کہ نیب کی جو کاروائی ہے وہ حکومتی لوگوں کے لیے کچھ اور ہے اور اپوزیشن کے لوگوں کے لیے کچھ اور ہے. آپ دیکھیے نا کہ آج تک نیب کا مقدمہ نہیں بنا شوکت مطلب جہانگیر ترین صاحب کے اوپر, حالانکہ ان کے اوپر فورینسک کی رپورٹ آ چکی ہے. یہ چیز بالکل رپورٹ کے اندر عیاں ہو چکی ہے کہ چینی کا بحران پیدا کرنے میں ان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے, اور کس طریقے سے سبسڈی کے اندر کمایا گیا, پھر کس طریقے سے شارٹیج ہوئی لوکل مارکیٹ میں اور مہنگے دام چینی یہاں پر بھی, لیکن ان کے اوپر ایک ایف آئی اے کا مقدمہ بن گیا. نارملی کیا ہوتا ہے, یہاں پر ایک انونیمس چٹھی بھی جاتی ہے نیب کو کسی کے خلاف, تو نیب سب سے پہلے اس کو اٹھا لیتی ہے, بند کر دیتی ہے, بعد میں انویسٹیگیشن انکوائری ہوتی ہے, پھر مقدمہ بنا تو بنا, نہیں لیکن بنا چھوٹ بھی جاتے ہیں, ضمانت پہ رہائی بھی مل جاتی ہے, وہی نیب جو اٹھاتی ہے بعد میں وہیں سے ضمانت پہ رہائی بھی ملتی ہے. ضمانت پہ رہائی نیب کے مقدمات میں بڑی مشکل سے ملتے ہیں, کوئی آسان چیز نہیں ہے, اور یہ نیب کے قانون کے اندر بھی ہے. ہاں ایف آئی اے اٹھا لے,
बैंकिंग कोर्ट के अंदर केस चला जाए, क्राइम सर्कल 1-2 के अंदर चला जाए, उसके अंदर अदा जो है वो रिहाई मिलना, जमानत मिलना आसान है। मुझे आप एक बात बताइए ना कि आज तक फॉरेंसिक रिपोर्ट चीनी की कब आई है और आज तक कोई नैब का मुकदमा जहांगीर तरीन साहब के ऊपर नहीं बना। वजह क्या? नैब उस पर कॉग्निजेंस नहीं ले सकती। नैब तो यहाँ छोटे छोटे चोरी के ऊपर भी वो कॉग्निजेंस ले लेती है, यहाँ पर उन्होंने नहीं लिया कॉग्निजेंस। बात सवाल तो बनता है ना। इसी तरीके से आप ये देखिए कि इनके खुसरो बख्तियार हैं, फिर एक इनके, मैं नाम भूल रही हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा, खैबर पख्तूनख्वा के एक होते थे एडवाइजर ऑन इंफॉर्मेशन, जिनकी ऑडियो टेप्स पकड़ी गई थी, मंजर आम पे आ गई थी। अजमल वजीर साहब, अजमल वजीर आतिफ खान, क्या बना उनका? परवेज खटक साहब का क्या अच्छा, बना? यानी कि आपका कहना यह है कि सारे मामलात के अंदर जो विदिन द पार्टी है यहाँ पे बायसनेस नजर आती है। अली गौहर साहब के यही वो सारी सूरत हाल है कि आप तो चूंकि आप भी इसी तरह की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि इस वक्त मेरा चूंकि फोकस जो है वो दोबारा से हम ट्रैक से डिट्रैक हो गए, शहबाज शरीफ साहब की रिहाई के बाद क्या फर्क पड़ेगा आगे चल के? देखिए, नेचुरली शहबाज शरीफ साहब की रिहाई से बड़ा फ़र्क पड़ता है अगर कोई एक किसी पार्टी का सियासी लीडर जो है पाबंद सलासल हो और वो अपोजिशन लीडर हैं, वो हमारी पार्टी के सदर हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश करूं कि पहले आपने एक सवाल किया था पार्टी लीडरशिप के वाले, बयानिया हमारा एक ही है और बयानिया है मियां नवाज शरीफ साहब। आशिक अवान साहबा कहती हैं कि नून हार गई, शीन जीत गई, शीन बाहर आ गई। वो तो खैर देखे ना, फिरदौस आशिक अवान साहबा की बातों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। वो कल तक भंगड़े पीपल्स पार्टी के जलसों में डालती थी, आज इमरान खान के डाल रही हो सकता है कल शीन के आगे और नून के आगे भी डाल रही हो। हाँ। तो वो उनकी बातों को सीरियस ना। लेकिन आप कह रहे हैं कि दोनों एक ही है, बयानिया एक ही है। बयानिया इसलिए नहीं, बयानिया इसलिए एक है कि कायद मियां नवाज शरीफ है, लेकिन उनकी तो सियासत मज़ामती सियासत जो मज़ामती सियासत नहीं है, हक की सियासत है, वो Aggressive है जमहूरियत की सियासत Aggressive है। और उसी सियासत के पाबंद हैं शहबाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहबा हों, हमजा साहब हों। जो फैसला मियां नवाज शरीफ साहब ने करना है, जो लाइन लेनी है, अगर ये तो लेकिन शहबाज साहब तो मफामत की भी बात करते हैं, वो कहते हैं अच्छी बात है, हम भी मफामत की बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब हम मफामत की बात करते हैं कि जो लोग आइन को तोड़ते हैं, जो लोग कानून को तोड़ते हैं, जो लोग आइन और कानून को तोड़ के उसको मतलब है कि मुल्क के असूलों को और मुल्क की तरक्की को पामाल करते हैं, मुल्क के कवानीन को पामाल करते हैं, उनको चाहिए, तमाम इदारों को चाहिए कि अपने डोमेन में रहकर काम करें। और इदारों में बैठे हुए उन लोगों को भी अपनी बाउंड्रीज का पता होना चाहिए, अपने साइज का पता होना चाहिए, अपने इख्तियार का पता होना चाहिए और पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ बार बार खिलवाड़ और मजाक नहीं होना चाहिए। यही मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है और इस बयानिए पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये तो बड़ा एग्रेसिव है ना। शहबाज साहब ये कहते हैं कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूं। अगर शहबाज साहब इनकी बात मान ले तो शहबाज साहब दोबारा जेल में क्यों जाते? वो जेल में इसीलिए गए, उन्होंने कहा कि मैं, हाँ वो कहते हैं शहबाज साहब, ये शहबाज साहब कौन कहते हैं कि जी आप टॉक शोज में बूट उठाएं जिस तरह वाडा साहब ने रखा था और एंकर के सामने टेबल पे रख दें, शादियों की तकारीब में जाएं और साथियों के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार दें। यही इनके वज़रा का किरदार है ना। तो मकसद ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली हो। चलें, एक और हमारी बात की तईद जस्टिस सिद्दीकी साहब ने भी की, जो उनकी वीडियोज आई, जिस जज ने मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला दिया उसकी वीडियोज आई और वो इस बात की गमादी करती हैं कि हमारी अदलिया को भी मैं खराज तहसीन करता हूं, जिस एक घुटन के माहौल में बैठ के फिर भी आ जाके वो जिस तरह का बातों का डिलीवर कर जाते हैं, ये उनकी मेहरबानी है। अदरवाइज तो एक गन पॉइंट पर आप और मैं दोनों ही बैठे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। सेनेटर साहब इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा जरा सा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर ओनाबाज साहब, आप भी समझते हैं कि नून लीग के अंदर नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब दोनों का बयानिया एक ही है? नहीं, वैसे मतलब ये मेरा डिस्कशन नहीं है, मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है कि मैं किसी और की पार्टी की लीडरशिप पे कमेंट करूं, लेकिन एज एन आउटसाइडर, एज अ लेमैन, शायद मैं ये कह सकता हूं कि शहबाज शरीफ का बयानिया शायद कबले कुछ बेहतर हो और सॉफ्ट हो। मतलब वेरी फ्रैंकली मैं आपको ना, एक दफा मैं जावेद हाशमी साहब के साथ बैठा था तो मैं उन्होंने पूछा कि सर अपने पुराना किस्सा सुनाए। उन्होंने कहा जी मैं वो अडियाला जेल में था और साथ वाली बैरक में ना मियां नवाज शरीफ साहब थे।
तो हम रात को डिस्कस कर रहे थे कि आगे पॉलिटिक्स कैसे चलानी है और ये परवेज मुशर्रफ के सारा रोला कैसे करेंगे। तो कहते हैं सुबह जब मैंने उनसे पूछा कि यार मियां साहब से मुलाकात करी तो पता लगा वो उस वक्त सऊदी अरब जा चुके थे। यही कुछ हाल उन्होंने आज से तकरीबन 6 महीने पहले किया कि एक बहाना क्या है, मतलब एक झूठ, एक ढकोसला बनाया गया अपनी बीमारी का, एक वो मर्सीफुल एक एटीट्यूड बना के और यहाँ से निकल के दौड़ गए और इस वक्त ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में बैठ के स्टारबक्स के किसी कैफे में वो अमेरिकानो वाली कॉफी पी रहे हैं और यहाँ मेरे भाई अली गौहर बलोच साहब उनको बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल होगा जस्टिफाई करना। सो नवाज शरीफ साहब की सियासत और शहबाज शरीफ की सियासत में बड़ा फर्क है। आई पर्सनली फील कि शायद शहबाज शरीफ साहब अगर पॉलिटिक्स में आते हैं और मरियम बीबी ने जिस तरीके से पीडीएम को लीड किया है, जिस तरह मर्सीफुल एक तरीके से, और पीडीएम का पूरा एक वो भरकस निकाल के बिठा दिया है और तमाम पॉलिटिक्स पार्टी तितर बितर हो गई, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब मोर लीडरशिप स्किल्स, वो एक बेहतरी की तरफ आएंगे। क्योंकि जिस तरह देखें ना, शायद खाकान अब्बासी साहब ने आज से 3 दिन पहले जो हरकत की जूते वाली, मतलब कम से कम ये एटीट्यूड अगर वहां मरियम जिस जगह कोई और लीडर बैठा होता तो उसको बेटर हैंडल कर सकता था कि यार आप एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको ऐसी हरकतें नहीं करें। तो नून लीग इस वक्त लीडरलेस जमात है, इसका कोई ना लीडर है ना नैरेटिव है। सो आई पर्सनली कि शायद एक बेहतरी की राइट। शमीला साहब, आप समझती है शायद खाकान अब्बासी साहब को इस मामले के ऊपर माफी मांगनी चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि इसी में जवाब दीजिएगा, शहबाज साहब के आने के बाद आप समझती हैं कि पीडीएम के अंदर कोई नई जान पड़ेगी, पीडीएम दोबारा से जो है वो यूनाइट हो सकेगी? देखिए, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उनका क्या मौक़िफ़ होता है पीडीएम के अंदर। इस वक्त जो एक इशू पैदा हुआ है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान, क्या वो इसमें कोई मफाहमती किरदार अदा कर सकते हैं या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, या उन्होंने पूरी की पूरी जो इस वक्त जो क़यादत है वो मरीम नवाज को सौंप दी है? क्योंकि देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से तो हमेशा से शहबाज शरीफ साहब को जो भी फैसले किए गए, उनको जेल में जाके चेयरमैन साहब भी मिले और उनको बताते, उनको लूप में रखा जाता था। और अब देखते हैं कि आइंदा, आज तो उनकी रिहाई हुई है, आज तो वो घर वापस आए हैं, देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर। अच्छा, मरियम साहबा कराची आ रही हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी उनको कोई इनवाइट करेगी कोई इफ्तार के मौके के ऊपर, कोई इसी तरह का मीटअप, कोई प्लान है? शॉर्ट आंसर दीजिएगा, देन आई हैव टू गो टुवर्ड्स। इफ्तार तो हम अपनी नहीं कर रहे, हम सब अपने अपने घरों पे हैं इस वक्त जो वायरस के हालात हैं, लेकिन वो जाहिर बात है कि इलेक्शन कैंपेन के हवाले से आ रही है, यानी 249 के हवाले से, तो उनकी अपनी मसरूफियात है। लेकिन बहरहाल वो सिंध में आ रही हैं और सिंध के लोग वैसे ही मेहमान नवाज हैं और उनका बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हम खैर मकदम भी करेंगे और वी होप शी हैज अ वेरी प्लेजेंट स्टे इन कराची। राइट। बलोच साहब, क्या देखते हैं शहबाज साहब दोबारा से पीडीएम और आपके और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो इस वक्त थोड़े बहुत जो है तनाव है, वो शहबाज साहब इसमें कोई किरदार अदा कर सकेंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मतलब है कि शहबाज साहब को भी इंशाल्लाह करेंगे भी और उनको करना भी चाहिए। आफ्टर ऑल वो मुस्लिम लीग के सदर हैं और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसकी कौमी असम्बली में वोट भी चुराए गए, फिर भी सबसे ज्यादा नुमाइंदगी। यानी मरियम बीबी हम स्टेप बैक होते हैं? नहीं, मरियम बीबी बिल्कुल स्टेप बैक नहीं है। मरियम बीबी हो, शहबाज साहब हो, हमजा साहब हो, लेकिन ड्राइविंग सीट पे तो शहबाज साहब। मेरी गुजारिश तो सुन लेना कि हर किसी के पॉलिटिक्स में जो उसका रोल है, उसका तयन सिर्फ और सिर्फ उसका राइट सिर्फ मियां नवाज शरीफ को है कि किसने कहाँ किरदार। आपने देखें कि जब शहबाज साहब जेल में थे तो मरियम साहिबा ने कितनी खूबसूरती के साथ ज़िमनी इलेक्शन में इन सब को नॉकआउट किया, जिसके बारे में आप कहते हैं कि वो जज्बाती बात करती हैं, अग्रेसिव करती हैं। इनके घर के अंदर घुस के नौशहरा में इनको बुरी तरह शिकस्त हुई, जिसको ये अपना किला समझते थे। फिर आप डस्का में देख लें, फिर आप वजीराबाद में देख लें किस तरह से इनकी विकेट्स गिराई हैं। और शिकस्त फाश जिस तरह से पीटीआई को, ये मैं हैरान हूं, पीटीआई वाले फिर कहते हैं हम पॉपुलर हैं। मतलब आप पिट गए, आप हार गए, आप कहते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे, ये वो नवाज शरीफ बाहर बैठ के जलसों में तकरीरें भी कर रहा है, वो नवाज शरीफ बाहर बैठ के अपनी पार्टी को चला भी रहा है। मतलब ये आपके जो मजमूम मज़ाहिम हैं कि उनको झूठे केसों में जेल की दीवारों के पीछे बांधो। इमरान खान न्याजी अरबों रुपए अपनी एटीएम के जरिए खाने के लिए अपना जेली घर अब ये भी बात हर तरफ से एलिगेशंस है, लेकिन बात की प्रूफ कुछ भी नहीं होता। सर, आई हैव टू क्लोज इट। सेनेटर और अब्बास साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग इन द शो। अली गौहर बलोच साहब, सर थैंक यू सो मच। शर्मिला साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।